बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। की आज की हमारी लीड स्टोरी जी, एक खुशखबरी है लाहौरियों के लिए। 23 मार्च को परेड होगी और अज़्म पाकिस्तान परेड का इनेकाद किया जाएगा। सिटी 42 अज़्म पाकिस्तान परेड का पार्टनर होगा। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सोबल का ये कहना है। 15,70,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट। डीसीओ ने 3 रोजा मुहिम का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ हस्पतालों के 11 करोड़ शहबाज शरीफ अस्पताल को मुंतकिल। और शहर में 4,000 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सिक्योरिटी की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर दुर्र नायाब। अस्सलाम वालेकुम दुर्र नायाब, बिल्कुल ठीक ठाक। ले जी, लाहौरियों के लिए तोहफा आ गया और पिछले साल एक मिसाल कायम की थी सिटी 42 ने और एक तारीखी परेड का इनेकाद किया गया था। और अमूमन हम देखते हैं 23 मार्च को मतलब बहुत सी सेलिब्रेशंस होती हैं, लेकिन वो इंडोर होती हैं। इस तरह आउटडोर कोई एक्टिविटी जिसमें पूरा लाहौर इन्वॉल्व हो और लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाके, मतलब दूर दूर से लोग आए थे उसको अटेंड करने, ऐसा ट्रेंड सेट किया हमने और अब उसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए जी, कल जो हमारी कैफियत थी वो हम ज़रा 50-50 थे कि आया परमिशन मिलती है नहीं मिलती, लेकिन वेरी काइंड के सीएम शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को समझा और लाहौरियों के दिल की आवाज़ थी। और हमें तो तकरीबन महीना से पहले ही लोगों ने कॉल करके, मैसेजेस करके, फेसबुक पे मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये बात पूछना शुरू कर दी थी कि भाई परेड कहाँ है। तो कल जब इतला मिली कि हमें ये परमिशन हो गई है, और इसमें मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि कमिश्नर लाहौर डिवीज़न अब्दुल्ला खान सुंबल का, डीसीओ कैप्टन मोहम्मद उस्मान का, डीजीपीएच का, इन लोगों का बड़ा अहम किरदार है। और ख़ासतौर पर डीआईजी जो ऑपरेशन है हैदर अशरफ, उसके बाद सीसीपी लाहौर है, इनका भी एक बहुत पॉजिटिव किरदार रहा कि जिन्होंने ये हामी भरी कि भाई हम सारे इंतजाम करेंगे, हम सिक्योरिटी देंगे, हम सारे इशूज़ को डील करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वज़ीर आला ने बहुत उम्मीद के साथ ये टास्क सौंपा है ज़िला इंतज़ामिया को, और अल्लाह हमें इस उम्मीद पर पूरा उतरने की तौफीक अता करे। हम तो ये दुआ करें, बहुत अच्छा है। और कल आप इनकी इंतहा देखें, इतनी ज़्यादा जज्बा था कि डीसीओ साहब तो कल 12-1 बजे तक, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 बजे तक वो पूरे रूट का जायज़ा लेते रहे। और लिबर्टी से जो हमारा रूट होगा वो मेन मार्केट चौक तक, मेन बुलेवार्ड पर, वहां से यू टर्न लेके वापस लिबर्टी तक। तो इस पर हमने लास्ट टाइम तो था कि पूरा मेन बुलेवार्ड जो है वो उसमें लास्ट टाइम किया था, हम जो मेन मार्केट से पीछे है वहां से ही हमने यू टर्न लिया था। अच्छा। अब चूंकि सिग्नल फ्री बन चुका है और यू टर्न अवेलेबल हमें आगे मेन मार्केट के चौक में है, तो हमने ये थोड़ी अमेंडमेंट की है। इसमें सबसे बड़ी एक और अमेंडमेंट जो सबसे मैं आपको बताता चलूँ कि अब वो जो तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर का जो ट्रैक बन रहा था वो नहीं रहा। अब ये 2 किलोमीटर का एक साइड का ट्रैक है और फिर यू टर्न लेके 2 किलोमीटर का दूसरी साइड का ट्रैक है। 4 किलोमीटर पे मुसलसल जो है वो शहरियों को नए और मुख्तलिफ तरीकों से जो परेड पे हमने इवेंट्स रखे हैं, अच्छा, वो मिलेंगे। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि क्योंकि पहली दफ़ा कर रहे थे, सो यकीन तो था कि बहुत से लोग आएंगे, लेकिन इतना जमे गफीर आएगा ये थोड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, विच वाज गुड। सो इस दफ़ा क्या प्लानिंग की गई है? क्योंकि पिछली दफ़ा कुछ थोड़ा सा ये भी हुआ था कि लोग बीच में आ रहे थे और एंजॉय कर रहे थे उस चीज़ को, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए ऑब्वियसली पिछले साल की निस्बत तो बेहतरी हो। देखिए जी, हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि हमने पिछले साल से सबक सीखा और हमने देखा कि कहाँ कहाँ खामियां हैं जिनको दूर करके लोगों को मज़ीद आसाइश दी जा सकती है, उनको सहूलत दी जा सकती है कि वो अच्छे तरीके से अपनी फैमिली, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ और बाकियों के रिश्तेदारों के साथ आएँ और आके इसको एंजॉय करें। तो इस पर हमने बहुत अच्छा प्लान किया है और अल्लाह करे हम उसको 100% पे अमल दरामद कर लें, तो किसी भी एक शहरी को मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ, ना तकलीफ होगी, ना प्रॉब्लम होगी, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आएंगे और ना कोई ऐसी कैफियत होगी कि किसी के साथ कोई बदमज़गी हो। प्रॉपर हमने इसको कॉर्डन ऑफ करने का फैसला किया है। हम रॉड्स लगाएंगे और हर तरफ से पाइपिंग करके मुकम्मल तौर पे शहरियों को एक कॉरिडोर फ्राहम करेंगे ताकि वो आराम से खड़े होकर इस परेड को देख सके। दोनों तरफ वो खड़े होंगे और दरमियान से क्लियर पाथ जो है जो मेन बुलेवार्ड का है वो अवेलेबल होगा। और इस पर 20 नए इवेंट शामिल किए जा रहे हैं। वो अगर मैंने अब बता दिए तो तजस्सुस जो है वो टूट जाएगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम खुद लोग भी, हम अमेरिका में जब थे, शिकागो परेड देखी, हमने न्यूयॉर्क परेड देखी, तो बहुत सारे आइडियाज़ हमने इंटरनेशनल लेवल के वहाँ से लिए हैं और वो उसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और उसके अलावा पिछले साल जो लोग हमारे साथ थे वो तो एज इट इज़ वैसे ही पंजाब पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, लाहौर की तमाम अथॉरिटीज़ हैं, उसके बाद जितने भी स्कूल, कॉलेजेस और जितने बैंड्स हैं, फिर पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हैं,
उसके अलावा कबड्डी के जो पहलवान हमारी पहचान है, फिर सकाफती और स्पोर्ट्स के हवाले से ओलंपियंस हैं, जो शोहरा आफाक जिन्होंने लाहौर के लिए बड़ा काम किया, पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया, वो लोग हैं। तो वो इवेंट तो है ही है, लेकिन 20 ऐसे इवेंट्स हैं जो बिल्कुल नए हैं और उसका हम अभी जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़ी मेहनत से पूरा साल उस पर वर्किंग हुई है और अल्लाह का शुक्र है। इस दफ़ा आई थिंक मैन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, मतलब माशाल्लाह पिछले दफ़ा भी सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे थे एंड वी ट्रस्ट आवर पुलिस। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो बेहतरी रहेगी, लेकिन क्योंकि कॉरिडोर नया बना है और वहाँ पर प्लांटेशन भी हुई है और हर चीज़ जो है वो नई है, सो लोग वहाँ पर आएंगे उस हजूम को कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए डेफिनेटली उनको मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए इस पर भी हमने इस चीज़ को समझा है और पहले तो हुआ था यह कि दोनों रोड के दरमियान में जो ग्रीन बेल्ट है मेन बुलेवार्ड पर, वहाँ भी लोग आ गए थे और जिसकी वजह से उस ग्रीन बेल्ट का काफ़ी बड़ा गर्क हो गया। लेकिन मैं अब आपको बताऊँ कि हमने अब उसको ट्रैक को कंट्रोल किया है और दोनों अतराफ में पाइपिंग करके लोगों को सड़क की दोनों तरफ में जो सर्विस लेन है वहाँ तक महदूद करेंगे और ग्रीन बेल्ट्स में नहीं आने देंगे। उम्मीद है कि इस पे पूरा उतरेंगे। हम लोग तो हैं ही हैं और 42 पे जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का इजहार किया है, हम उस पर पूरा उतरेंगे। और इसके साथ इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैन पावर है बहुत इंपॉर्टेंट है उनका रोल। इसके साथ साथ पुलिस की जो मैन पावर है उनका इंपॉर्टेंट रोल है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो रज़ाकार हैं, जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो भी सारा होगा और हमें उम्मीद है कि टफ ज़रूर है लेकिन के करके दिखाना है। और हम तो पहले भी कह रहे थे और कल तक हम थोड़ा सा खुद भी डावाडोल थे, लेकिन कल शाम के बाद सारी चीज़ क्लियर हो गई और अब तो हम खुल के दावत दे रहे हैं भाई पिछले साल से भी अगर दुगने लोग आए तो उनकी कैपेसिटी हम पैदा करेंगे बिल्कुल और हैंडल करेंगे। एंड आई थिंक पिछले साल जितना चर्चा हुआ था बहुत से लोगों को ये लगा कि उन्होंने मिस कर दिया है, सो इस साल वो इंतजार कर रहे थे। बहुत से लोग जेन्युइनली पूछ रहे थे कि 23 मार्च आ रहा है, आप लोगों का क्या प्लान है। उसकी एक कैफियत थी कि हमने जहां एस्टिमेट रखा था कि बहुत मैक्सिमम लाख लोग आ जाएंगे, 1.5 लाख आ जाएंगे, लेकिन जब वो 3 लाख से तजावज़ कर गए तो फिर ज़ाहिरी बात है कि एक दफ़ा होता है कि भाई इतने लोग हैं और हैंडल कैसे करें। हमारी अरेंजमेंट्स, कैपेसिटी और सिटिंग और स्टैंडिंग कैपेसिटी जो थी वो बिलो देन हमारी तकरीबन 1.5 लाख थी, तो फिर परेशानी होती है। और जिस तरह पिछली बार हुआ था कि बहुत से लोग जगह कम होने की बाइस एंटर नहीं हो सके और उनको गेट्स के बाहर रुकना पड़ा, अब ऐसी कोई कैफियत नहीं होगी। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो इम्प्लीमेंट हुकूमत करना चाह रही है और 42 ने जो उनके साथ प्लान शेयर किया है, अगर उस पर अमल दरामद हो गया तो लोग साल में 2 दफ़ा इस परेड की डिमांड किया करेंगे। बिल्कुल सही। 14 अगस्त के ऊपर भी लोगों की डिमांड सामने आ जाएगी। बहुत चीजें आपके पास हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए लाहौरी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि उनको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और इतनी अच्छी किस्म की ऑर्गेनाइज्ड किस्म की जब परेड हो रही है और वो भी 23 मार्च वाले दिन, सो आई थिंक छुट्टी भी होती है, बच्चे इस चीज़ को खूब एंजॉय करते हैं और बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे थोड़े से आपने सरप्राइजेस लीक तो नहीं किए, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ क्योंकि मुझे भी जहाँ आप काम करते हैं वहाँ मैं भी काम करती हूँ और हमें कुछ ना कुछ पता लगता ही रहता है। तो छोटी सी एक मज़ेदार किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों के लिए भी वहाँ पर है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। बिल्कुल, बच्चों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा और ऐसा कि वो मतलब कि खुश होंगे और अपने वालिदैन को वो इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि उनके वालिदैन ने उनको वहाँ लाके सही फैसला किया है। तो बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्शन पैदा की जा रही है और जो 20 नए इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक मेजर पोर्शन बच्चों का है और बच्चे हैं, फिर एक टीन एजर्स जो उस एज तक होते हैं उनके लिए भी बहुत सारे इवेंट्स हैं। और तीसरी बात जो मैं एक करना चाहूँगा इस हवाले से कि परेड में शामिल होके हमारे सारे दोस्त बहन भाई और जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो इस चीज़ का अज़म करें कि 23 मार्च को जो फैसला किया गया था, जिस चीज़ की बुनियाद रखी गई थी, उस अज़म का आज़म पाकिस्तान परेड 2016 में शामिल होकर उसकी तौसीक करें और हम ये चाहेंगे कि हम उनको वार्मली वेलकम करेंगे। बिल्कुल वेलकम करें और फिर हम सब एक मैसेज कन्वे करें कि हम लोग अपने नेशनल डेज जो हैं वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। वी हैव दैट कैपेसिटी और हम में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम अपने डेज को ओन करें और उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। खैर मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। आई एम श्योर आप भी इस हवाले से जब सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे होंगे और बच्चे अगर देख रहे हैं तो खूब इंजॉय कीजिएगा, ज़रूर आइएगा और देखिएगा कि बहुत बहुत सरप्राइजेस आपके लिए मौजूद होंगे। मज़ीद खबरें भी हम डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। 15,70,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए नया टारगेट सेट कर लिया गया है। 3 रोज़ा मुहिम का आगाज़ भी हो गया।
बिल्कुल इसका फ़ायदा हो रहा है। और कल मैंने जब ये खबर सुनी तो मैंने अपने तौर पे डाटा चेक किया, और डाटा चेक करने के बाद उसकी मैंने तस्दीक भी की कि क्या पहले जहां शहर में जो सेंसिटिव पॉइंट्स थे और जिस तरह सीवरेज और ड्रेनेज वाटर के सैंपल लिए जा रहे थे और उसमें पोलियो जो जरासीम थे वो पॉजिटिव थे, तो क्या अब इस सारी जो एक एक्सरसाइज की जा रही है गुज़िश्ता 2-3 सालों से कंटिन्यूसली की जा रही है, तो क्या अब उसके असरात कम हो रहे हैं? तो मुझे ये जान के बड़ी हैरानी हुई कि वही जो गुलशन रावी का नाला था और बाकी कैंट ड्रेन थी, उसके बाद आउटफॉल रोड था, वहाँ के सैंपल नेगेटिव आए। और ये मुसलसल मेहनत का नतीजा है। अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ये सच्चे दिल से कर रही है तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि गुज़िश्ता कई सालों से जहाँ पे पॉजिटिव इनके जरासीम के रिजल्ट्स आ रहे थे वहाँ पे नेगेटिव हो गए। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के भी जो आदाद शुमार थे और जो उनके पास रिजल्ट्स थे सैंपल्स के, वो भी मैंने टैली किए, तो वाकई ही वो मैच हुए। और बड़ी बात है कि अगर इस हद तक ये इसको नेगेटिविटी की तरफ ले गए हैं इस तमाम जरासीम को, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं ये बताऊँ आपको कि ये पोलियो कैसा मर्ज है, और पोलियो एक ऐसी एक बुरी बीमारी है जो नस्लों से नस्लों तक चलती है। और अगर कोई आज इस सीट पे बैठा है कि वो इसका तदारुक कर सकता है, वो इतने वसाइल रखता है, और हम अल्लाह का शुक्र है बीइंग पाकिस्तानी कि हमने इसका इलाज भी निकाला है, वैक्सीनेशन आज मौजूद है, इसके लिए बचाव के और दूसरे तरीके भी मौजूद हैं, इसकी मुंतकली ना हो तो उसके लिए भी वैक्सीनेशन के तमाम वसाइल हमारे पास हैं। फिर भी अगर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते और लोगों की जान, बच्चों की जान नहीं बचाते, तो ये हम पे एक कर्ज रहेगा। तो इस कर्ज को मेरा ख्याल है हर अफसर को अदा करना चाहिए। और इस हवाले से कल डीसी लाहौर से भी मेरी जो बात हो रही थी तो उनका भी यही अज़म था कि हमने सेंसिटिव यूनियन काउंसिल्स को, जो तकरीबन 65 के करीब लाहौर में बनती हैं, उस पर पहले काम किया है। और काम करने के बाद एक दफ़ा नहीं 2, 3, 4 दफ़ा रेपिटेशन की है ताकि वहाँ पे 100% वहाँ पे पहुँचा दिया जाए। उसके बाद अभी हमारी परसेंटेज क्या चल रही है अगर उसकी बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स की, कि किस हद तक कंट्रोल्ड है? मैं समझता हूँ कि हम तकरीबन अभी भी 30% पे अभी हैं कि हमें 30% मजीद मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हमने 70% कवर कर लिया है। और उसकी वजूहात भी मैंने कल जानी है। जो चीज़ देखें क्रेडिट है वो देना चाहिए, फिर हमने भी इस चीज़ का जवाब देना है कि एक बंदा एक अच्छा काम कर रहा था, एक जगह एक अच्छे रिजल्ट आ रहे थे तो आप उसको नेगेटिव दिखा रहे थे। तो उसकी वजूहात को जानते हुए कल जो मैंने देखा है पोलियो मुहिम के दौरान, जहाँ पे इलाकाई प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पे ज़ुबान का प्रॉब्लम था, बहुत सारी पश्तून फैमिलीज़ रहती हैं, बहुत सारी सिंधी फैमिलीज़ रहती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया कि उनको उनकी लैंग्वेज में पम्फलेट्स बना के, उनकी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके उनको ये मैसेज पहुंचाया कि वो पोलियो के कतरे अपने बच्चों को फैलाएं। ना सिर्फ उनको फैलाएं बल्कि जो कोई मेहमान आया हुआ है, जो कोई दूर दराज से आया है, कोई मिलने मिलाने वाला आया है, वो उसको भी, जो 5 साल से कम उम्र के हैं, उनको वो पोलियो के कतरे फैलाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सोशल मीडिया पे जिस तरह से इसको किया गया है, हम तो रोज़ इनकी अपडेट्स पढ़ते हैं, मैं रोज़ इनका पेज फॉलो करता हूँ, उसमें लोगों का जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्स है, मैं हैरान हूँ कि लोग अपना आईडी कार्ड दे रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इन्होंने पब्लिक इन्वॉल्व की है, पब्लिक इन्वॉल्व अपनी कैंपेन्स के अंदर लोगों से राय भी मांगी है और उनको बताया भी है, प्रॉपर तशरीह भी किया, चाहे वो सोशल मीडिया है या आप कोई भी मीडियम ले। बड़े अच्छे लोग, बड़ी अच्छी फैमिलियों के पढ़े लिखे, वो अपने घर की तस्वीर अपलोड करते हैं, घर का नंबर अपलोड करते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन बताते हैं और कहते हैं जी कि टीम आपकी नहीं पहुंची, और विद इन 24 आवर्स उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है, जिसका वो मुतलका जो अफसर है टाउन का, वो जवाब देने का पाबंद है। ना सिर्फ पाबंद है बल्कि वहां जाके कतरे पिलाने की तस्वीर अपलोड करने का भी पाबंद है कि उसने ये एक्टिविटी डन कर दी है। अच्छा। तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि अगर 1 साल और मेहनत की तो ज़ीरो हम लाहौर में समझेंगे कि यहाँ पे पोलियो वायरस का 0% पे हमने खड़े हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम लाहौर के टॉप मसाइल की बात करें जिनसे हम गुजरते हैं, हर रोज़ हमें मसाइल का शिकार रहते हैं, उनमें ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक बिल्कुल जी, वो इट्स वन ऑफ द टॉप, मैं कहूँगी कि मसला है जो लाहौर को। वार्डन्स खड़े होते हैं, ग्रुप बनाकर खड़े होते हैं, कुछ चीज़ें कहीं पर हमें लगता है वाकई जेन्युइनली लग रहा होता है कि उनके हाथ में ही नहीं है कि वो कंट्रोल कर सकें, कहीं पर वो कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन बुरी तरह नाकाम होते हैं। अब हर रोज़ तकरीबन इस तरह की कोई ना कोई खबर ज़रूर आती है। कल GPO चौक, शुबुची, जैन मंदिर, मॉल रोड वाली साइड पर एक प्रोटेस्ट होता है और सारी की सारी रोड्स जो है वो चौक हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। देखिए जी, कल तो हम सारे खुद फंसे रहे हैं ट्रैफिक में, और सच्ची बात बताऊं कि 4 बजे मैं कमिश्नर ऑफिस से निकला हूं और मेरे साथ कुछ कोलीग्स भी थे, तो हम 6:10 पे 42 के दफ्तर पहुंचे हैं। यकीन करें कि मैं पहले गया हूँ कादिर तोपाश चौक से माल की तरफ जाने की कोशिश की है, वो बंद, वहाँ से बड़ी मुश्किल से वापस आया हूँ तो मैं लोअर माल पे चढ़ा हूँ, लोअर माल से मैंने जैन मंदिर जाने की कोशिश की है, वो चौक,
जैन मंदिर से बहुत मुश्किल से मैंने यू टर्न लेके वापस जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी है उसके सामने से होके जब मैं दोबारा चुबुर्जी की तरफ गया हूँ तो चुबुर्जी का भी मुकम्मल बुरा हाल था और चौक था। वहाँ से जब मैं निकला हूँ बड़ी मुश्किल से मैंने यू टर्न लेके वापस जैन मंदिर की तरफ मूव किया। बड़े एक्सपर्ट हैं जो शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं और अल्टरनेट रास्ते फौरन अपना लेते हैं। जैन मंदिर में फिर सारा ट्रैफिक का हिजाम था। हमें 2.25 घंटे लगे हैं तकरीबन, जो काम हम 15 मिनट 20 मिनट में तय कर लेते थे। और कल जो बुनियादी वजह ये थी कि मैं फिर बात करता हूँ कि ट्रैफिक वार्डन्स भी बेबस हो जाएंगे, आपका कोई हरबा जो है वो कारगर साबित ना होगा, आपके पास ऑल्टरनेट रूट्स नहीं रहे। आप एक रोड को बंद करते हैं, खुदाई होती है, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट शहर में चल रहे हैं, ऑल्टरनेट रूट्स ऑल्टरनेट रास्ते देने में हम फेल हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है। हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। और जहाँ पे मौजूद हैं छोटी छोटी गलियाँ, वहाँ पे इतनी इंक्रोचमेंट्स हैं कि आप वहाँ पे ट्रैफिक को नहीं बिल्कुल जा सकते। सही। और दूसरी तरफ मैं ये बात करती हूँ कि अगर चबूचा फाटक पर उन्होंने अंडरपास बनाने का काम शुरू कर दिया, फॉर इंस्टेंट जीटी रोड जो है वो ऑलरेडी उखेड़ के रखी हुई है, 27 किलोमीटर का ट्रैक पूरे का पूरा उखेड़ दिया, वो एक और बहस है। केनाल भी अगर उखेड़ के रख देंगे, ऑल्टरनेट कैंट रह जाएगा, कैंट में भी एक मंसूबा जो है वो पाइपलाइन में है, 5 अंडरपासेस बनने हैं। कहाँ जाएं शहरी, किस तरफ से निकलेंगे? क्या हवा में गाड़ियां चलाना शुरू कर दें या पैदल चलना शुरू कर दें? बिल्कुल, ये एक डिजास्टर हो सकता है और इसके लिए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, पंजाब पुलिस को और ट्रैफिक पुलिस को सर जोड़ के बैठना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आने वाले ये जो फाइनेंशियल ईयर है, प्लानिंग जो है वो इनकी नजर आती है। बिल्कुल, आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है और इस वक्त जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको जगह नहीं मिलेगी। आपने सही कहा कि ऑरेंज लाइन का तो 27 किलोमीटर ट्रैक पैक है। हाँ। उसके बाद लाहौर केनाल मुकम्मल पैक हो जाएगी। उसके बाद जो चौक आपका शौकत खाना वाला है, वहाँ पे अंडरपास प्रपोज है, वो भी अगर शुरू हो जाता है अगले 2 माह में, वो भी पैक हो जाएगा। फिर शामी रोड वाली साइड पर जो उन्होंने शामी रोड वाले बिल्कुल 5 अंडरपासेस हैं, 2 वर्टिकल हैं और 3 जो है दूसरी सिमत में है, तो वो भी पैक आपका हो जाएगा। उसके बाद आप शादरा की साइड से नया जो इस वक्त आपको मैं बताता चलूँगा ब्रिज बन रहा है, रावी के ब्रिज की एक्सपेंशन चल रही है, तो वो भी आपका पैक चल रहा है। और उसके बाद अगर आप बात करें तो शरकपुर अंडरपास जो मोलनवाल से उठेगा मुल्तान रोड को, वो वहाँ से भी डिस्टर्ब करेगा, तो उसके लिए भी बिड कॉल की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि पूरा लाहौर और लाहौर के सराउंडिंग में वो चाह रहे हैं 2018 तक जितने मैक्सिमम पॉइंट है वो स्कोर कर लें। लेकिन मैंने तो ये मैं आपको बता दूं कि आप पॉइंट स्कोर जरूर कर लेंगे। लाहौरी अगर फ्रस्ट्रेट हो गए और डिप्रेस हो गए, जो कि ऑलरेडी हो रहे हैं, हम उनको निकाल लेंगे। देखिए जी, हम 23 मार्च की परेड करके ऐसी कोशिश तो करते रहते हैं कि लाहौरियों को डिप्रेशन से निकालें। और मैं ऑनेस्टली बताऊं कि इस वक्त जो हालात हैं, डिप्रेशन है, प्रोजेक्ट से लोग तंग हैं, उनकी अराजियां आ गई हैं, ज़हनी तौर पे थोड़ा से माऊफ है, ये हिस्सा। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी और बार बार मुझे मेरे प्रोड्यूसर की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वार्डन्स इस कदर ढीले हो चुके हैं कि सामने खड़े हुए हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, आप रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप लेन और लाइन की पाबंदी नहीं कर रहे, नोबडी विल बॉदर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब 300 वार्डन्स आप लाहौर में लाके तैनात करेंगे, कोई गुजरांवाला से आ रहा है, कोई मुल्तान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और फिर मैं बताऊं कि उनको आप बिल्कुल भी ये बॉदर नहीं करते कि उनको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस दे दें, उनको खाने पीने का खर्च दे दें। अलाउंस और फैसिलिटीज तो एक तरफ, कहाँ रहना है, ट्रेनिंग नहीं दे सकते हो। ट्रेनिंग नहीं दे सके। देखिए, मुझे अगर पिंडी में भेज दिया जाए, इस्लामाबाद में भेज दिया जाए, कराची भेज दिया जाए, तो मेरे एक नया शहर है, मुझे बहुत मेहनत वर्किंग करनी पड़ेगी और मुझे रिसोर्सेज चाहिए कि मुझे बताने वाला कोई हो, मुझे एक दफ़ा कोई इंट्रोडक्शन दे कि भाई यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। वहाँ पे लोग जो खड़े हैं वो बिल्कुल ना आशना है, उनकी ट्रेनिंग दौरान ड्यूटी ही हो रही है और खुद ऑटो जनरेट ट्रेनिंग हो रही है। ये नहीं हो रहा कि कोई सीनियर वार्डन खड़ा है उनको बता रहा है कि ये लाहौर का ये हिस्सा है, यहाँ पे यहाँ से ट्रैफिक अच्छा, इतने चेंज ऑफ प्लान्स और इतना चेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है कि इवन लाहौरी मैं अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। तो बाहर से जो आएंगे उनके लिए तो समझने के लिए जो है वो टाइम लगेगा उनको कि किस तरह से करना है और मैनेज कैसे होना। हाँ बिल्कुल, एक अदाद-ओ-शुमार जो टीपा का है उसके मुताबिक लाहौर में रोज़ 2 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो एंट्रेंस और एग्जिट लेते हैं और ये 24 घंटे का अदाद-ओ-शुमार है, ये नहीं कि ये एक हफ्ते का अदाद-ओ-शुमार है। जहाँ पे जिस दिन एक दिन में 2 लाख लोग बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो पैदल तो नहीं आ रहे, वो ज़ाहिर बात है गाड़ियों में आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं, अपनी कन्वेंस में आ रहे हैं। तो जब वो एंट्री होती हैं तो वो भी एक सबब बनती है कि उनको बेचारों को पता ही नहीं कि रास्ते कहाँ हैं, कहाँ जाना है, अब कौन सा रूट बंद है और कौन सा रूट बंद होने से कौन सा रूट इस्तेमाल करना है। तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली, और कल इसका अमली मुजाहरा सारे लाहौर ने देखा है, और जो पहले 2-4 घंटे में आप रिजॉल्व कर लेते थे तो कल रात तक हम रिजॉल्व नहीं कर सके ट्रैफिक मसाइल को। बिल्कुल सही। अगली टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र और शहर के अमन अमान को बहाल रखने के लिए शहर भर में 4000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। अच्छा इकदाम है। अगर
जो है उनकी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि पिछले दिनों ये भी शिकायत आ रही थी कि कैमराज लगे हुए हैं लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसमें देख के, फुटेज में देख के कि वो शख्स कौन है या क्या नहीं है। सो टेक्नोलॉजी का ज़रूर इस्तेमाल बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर ठीक तरीके से उसका इस्तेमाल होना भी चाहिए। देखिए वो वक्त गया जब बहुत महंगी ये टेक्नोलॉजी होती थी और एक कैमरा जो है वो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार में आता था। अब तो बहुत कंपटीशन है और कंपटीशन होने से ये हुआ है कि जितना इस्तेमाल बढ़ा है तो बाकी जो आपके जितने भी ऑर्डर्स लेने वाले हैं और जितने भी आपके ये वेंडर्स हैं उन्होंने दूसरी दुनिया से, मतलब कि आप मलेशिया से, इंडोनेशिया से, चाइना से, इवन टर्की से ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ को इंपोर्ट करना शुरू किया है और सस्ती भी पड़ रही हैं। इसके बाद अगर ये कर लेते हैं, उसकी मिसाल ये भी तो है ना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिस तरह 9-10 मुहर्रमुल हराम को वो जिस तरह से कैमरे लगाती है और तमाम रूट्स को कवर करती है, उस रूट में एक एक चीज़ क्लियर होती है और फाइबर की स्पेशल लाइन चलाती है, तो वो भी एक मिसाल है। वहाँ भी सब कुछ चल रहा होता है। अगर नीयत में आपके हो कि आपने घटिया और कम खर्च वाली चीज़ लगानी है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं चल सका। सही, लेकिन ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो ये है सेफ इसके सिटी साथ प्रोजेक्ट लोगों को, और इवन मुझे भी, मैंने जब इसके बारे में पढ़ा था तो बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ जो है वो बेहतर हो जाएगा। देखिए जी, ये मुझे पहले ये मंतक समझ नहीं आती थी कि जहाँ पे कैमरे लगे होते तो वहाँ एक नीचे छोटी सी प्लेट लगी होती थी जिसमें होता था कैमरे की आंख आपको देख रही है। तो मैं ये कहता था, सोचता था कि भाई अगर आपने क्वालिटी कॉन्शियस कर देते हैं। क्वालिटी कॉन्शियस, अगर आपने देखें जी कैमरा लगा ही दिया और आप सिक्योरिटी खुफिया मॉनिटर करना चाहते हैं तो फिर आपको ये लिखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये भी बड़ा एक कारगर फार्मूला है कि आप अगले बंदे को इंटीमेट कर दें तो वहाँ पे 1000 मरतबा ही कोई शरपसंद सोच के आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता वहाँ पे। इसलिए नाके को जो बाईपास करेगा तो वो बहुत सोच समझ के करेगा। अगर नाके पे भी हमारे जितने पुलिस वाले भाई हैं वो अलर्ट रहें तो मेरा ख्याल है कि जो भी इस बुरी नीयत से शहर में या नाके को क्रॉस कर रहा है वो कभी भी पार ना करे। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे सीएम ने लास्ट टारगेट दे दिया है और होपफुली लाहौर पुलिस जो है वो लाहौर में इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके बताएगी। क्योंकि ऑलरेडी जब जैसे मतलब अभी मैं खबर पढ़ी थी, आबिद चौधरी की खबर है कि जराइम को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हर रोज़ शहरी अपनी चीज़ों से, अपनी कीमती चीज़ों से जो है वो महरूम हो रहे होते हैं, तो उसके हवाले से जो है अच्छा रहेगा, तफ्तीश अच्छी होगी, मुलजिम जो है वो पकड़े जाएंगे। अब हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इतनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली है कि वो सीसीटीवी फुटेज से उसके बाद उसकी तस्वीर को एवेल्युएट करके और नादरा से रिकॉर्ड निकाल के समहाउ अगर काम करना चाहें तो वो कर लेते हैं और आइडेंटिफाई उसको करके पहुंच जाते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात बोली, अगर वो करना चाहे मैं तो बिल्कुल वो कर लेते मुझे आपके एहसास जो है ना आपके चेहरे पे महसूस हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं इस बात को ऐड कर दूं कि अगर वो करना चाहे तो कोई मुजरिम जो चेहरे से शनाख्त उसकी हो जाए वो बच नहीं सकता। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया दुरान नायाब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सेल्स और प्रमोशंस बताऊंगी शहर भर की बचत बाजार में। सबसे पहले आपको बताएंगे हिचहाइकर्स पर 50% तक ऑफ लगाए, जाकर शॉपिंग करें और अपना 50% ऑफ एंजॉय करें। पेनार है जी, पेनार पर आपको अप टू 70% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो टपाल दानेदार पाउच पैक है जी, रिटेल प्राइस है 290, प्रमोशनल प्राइस है 261, आप 29 रुपीज बचा सकते हैं। नेस्ले मिल्क पैक 200 ml into 6, रिटेल प्राइस 189, प्रमोशनल प्राइस 134, आप 55 रुपीज बचा सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप फिजा रियाज और जैनुल हसन से हेडलाइंस जानेंगे और इसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, आज हम एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे। हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिस्टर मसूदुल हक साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, किस तरह से रूल्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं और फिर उन पर इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आई एम श्योर आजकल तो बहुत बिजी चल रहा होगा क्योंकि खबरें भी आ रही थी कि मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाए गए हैं, शहरियों को देखा जा रहा है। कैसी मसरूफियाँ चल रही हैं आपके एंड पर? एक्चुअली हमारी अब कोशिश है, नाकों वाला सिस्टम कुछ पुराना महसूस होता है, इसमें
इनकन्वीनियंस नज़र आती है ओनर्स की, जो ख़ास तौर पे मोटर व्हीकल ड्राइवर्स और मोटर व्हीकल ओनर्स होते हैं, उनको रोड पे रोका जाता है, उनसे टैक्स के बारे में पूछा जाता है। उसमें फिर इवन जिसने टैक्स पे किया होता है कि भी इनकन्वीनियंस होती है कि गाड़ी रोक के किताब दिखाए। तो हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की को यूज़ करें जी। और लोगों को इन मसाइल से उनके निस्बतन रिलीफ दें। तो इस सिलसिले में जो फौरी तौर पे करने जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही लॉन्च हो जाएगा सिस्टम, उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे मोटर व्हीकल डीलर्स हैं उनमें हम सेलेक्ट करेंगे, उनको लाइसेंसेस देंगे ताकि जो ओनर भी गाड़ी परचेज़ करे तो बजाय इसके कि वो कागज़ लेके हमारे ऑफिस आए, जिसका लोकेशन भी मुश्किल होती है, समटाइम्स ऑफिस टाइमिंग्स का भी इशू होता है, तो वो बजाय इसके हमारे ऑफिस आए, वो वहाँ पे डीलर के पास ही अपनी गाड़ी रजिस्टर करवा सकें। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा इंशाल्लाह इसीलिए ये सारी स्कीम, और तकरीबन लास्ट 1.5 साल से हम इसी पे काम कर रहे हैं और अभी ये राइप हो चुका और इंशाल्लाह रोल आउट हो जाएगा। अच्छा। तो उसका एक तरफ तो ओनर को फ़ायदा है कि उसकी गाड़ी फौरी तौर पे रजिस्टर हो रही है, उसको नंबर प्लेट फौरी तौर पे मिल जाएगी और वो अपनी गाड़ी उसी वक्त ड्राइव कर सकता है रोड पर। और दूसरी तरफ जो ओनर है, जो गवर्नमेंट है, उसको आसानी है कि उसको जो उसके टैक्सेस, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो इन टाइम मिल जाएगी, उसमें कोई लैग नहीं होगा। तो इस हवाले से ये स्कीम इंशाल्लाह खासी कामयाब होगी और दुनिया में भी ये काफ़ी जगह मौजूद है, लेकिन इस रीजन में जहाँ पे हम मौजूद है, यहाँ पे ये पंजाब फर्स्ट पायनियर होगा इस सिस्टम का। अच्छा अच्छा, मतलब पंजाब में फर्स्ट जो है वो उसको इनिशिएटिव लिया जाएगा और उसको सब तमाम चीज़ें जो है वो ऑन रिकॉर्ड लाई जाएंगी। अच्छा, लोग, मैं ये एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ, लोग भागते क्यों हैं रजिस्ट्रेशन से? क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो अभी भी शहर में मौजूद हैं, जिनके हवाले से क्रैकडाउन भी किए जाते हैं, उनको देखा भी जाता है, चेक भी किया जाता है। बिल्कुल ऐसा क्यों रजिस्ट्रेशन से भागते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने इस तरह पहले भी बात की थी। सबसे पहला इशू कि गवर्नमेंट ऑफिस में आना, एक जहन में थोड़ा सा उसमें तरदद आ जाता है कि गवर्नमेंट ऑफिस जाएंगे, दिन लग जाएगा, वहाँ पे टाइम लग जाएगा। कोई आदमी अगर जॉब करता है तो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर जाएगा, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन का उसको थोड़ा सा होता है कि पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, वहाँ पे मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो एक खामखा का कह लें ये एक रुकावट मौजूद है। अगरचे हमने अपने ऑफिस की हालत काफ़ी बेहतर कर ली अब, लेकिन स्टिल ये झिझक मौजूद है। दूसरा टाइमिंग का खासा इशू है कि हमारा ऑफिस चूँकि 1 बजे क्लोज़ करना होता है, हमने बैंक में पैसे जमा कराने की वजह से, बैंकिंग की टाइमिंग की वजह से, और फिर डिस्टेंसेस के अगर एक साहब अगर लाहौर की हम बात करें तो लाहौर का इतना बड़ा स्प्रेड हो गया है कि हमारे ऑफिस पहुंचने के लिए 1.5-2 घंटे की ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। तो वो टाइम जो है वो लोगों को तंग करता है, और चूँकि जिसने गाड़ी परचेज़ की है उसको ये ख्याल होता है कि फौरी तौर पे मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करूँ। ख़ास तौर पे एक ट्रेंड देखा है कि जी बच्चों को लेके आज ही मैंने खाना खिलाने लेके जाना है उनको, या सैर करानी, तो वो उस वजह से फिर वो अप्लाइड फॉर की प्लेट लगा के या कोई डमी प्लेट लगा के या इवन बगैर प्लेट के गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो उसी चीज़ को और इसी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने ये नया सिस्टम सोचा है ताकि ये चीज़ एटलीस्ट मिनिमाइज़ हो जाए। बिल्कुल सही। लेकिन मसूद साहब, अक्सर जो गाड़ियाँ जिसे स्मगल कहते हैं या इस तरह से जो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ होती हैं, अब उसको लाकर जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है, जैसे आपने कहा कि नंबर प्लेट चेंज कर ली जाती है, उनको पकड़ने के लिए क्या तरीक़ेकार? उसमें बुनियादी तौर पे तो वो जिम्मेदारी है FBR की और कस्टम डिपार्टमेंट की, और कस्टम डिपार्टमेंट इस पर एक्शन लेता भी रहता है। लेकिन मतलब मेरी खासी एक सर्विस हो गई और मोटर्स में मैंने खासा काम किया है, मेरी अपनी राय है कि ये बहुत कम तादाद है एक्चुअली। अच्छा। ये लेस दैन 1% ऐसे लोग हैं जो स्मगल गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। 99% लोग जेन्युइन ओनर हैं। और हम जब वो यही नाके वगैरह जब लगा रहे होते हैं, इस किस्म की गाड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर हम उनको भी तंग कर रहे होते हैं। अच्छा, इसीलिए ये जो मैं जो बात अच्छा, ऐसा होता है कि अगर आपने मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए, टोकन टैक्स के लिए अगर नाका लगाया हुआ है और गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, तो उसमें इस तरह की गाड़ियाँ भी पकड़ी जाएं? बिल्कुल पकड़ी जाती है, बिल्कुल। फिर उसमें क्या क्या तरीके? हम फिर कस्टम को रेफर करते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं, कस्टम को इतला देते हैं, क्योंकि परव्यू कस्टम डिपार्टमेंट का है, फिर कस्टम ही इसके ऊपर फर्दर एक्शन लेता है जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है। अच्छा, नंबर प्लेट जो है वो भी मतलब अब बहुत हद तक इस चीज़ पे कंट्रोल हो गया हुआ है कि एक सैंपल जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो नंबर प्लेट्स नज़र आ रहे होते हैं। अब एक और तरमीम की जा रही है उसमें, ये अब एक्चुअली उस तरमीम का ज़्यादा ताल्लुक है ट्रांसफ़र से, कि जो इस वक्त फिनोमेना मौजूद है, जनरली आपको भी मालूम होगा कि होता ही है कि परचेज़ तो गाड़ी कर लेते हैं लेकिन अपने नाम पर नहीं कराते। उसके पीछे जो जहन में एक तो वही ऑफिस का चक्कर, दूसरा ज़्यादा जो रीज़न है कि मार्केट में गाड़ी की शायद वैल्यू कम हो जाएगी, ये सेकंड हैंड हो गई है, थर्ड हैंड हो गई है, इतने हैंड गाड़ी चल रही है।
लेकिन उसके जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इशू है और बिल्कुल सिक्योरिटी कि आप कंसर्न नंबर है। प्लेट से जब उसको नंबर से ट्रेस आउट करते हो तो तो वो पता ऑनर चलता कोई है, और वो निकलता ओनर है, कहता वो है मैं तो 5 साल पहले बेच दी थी जी, मैंने फ़लाँ को बेच दी थी, उस फ़लाँ को ढूंढना एक काम हो जाता है, फिर फ़लाँ से पता चलता है कि उसने भी उसने फ़लाँ को आगे बेच बेच दिए। अब हम ये चाह रहे हैं कि, और ये भी दुनिया में ये मॉडल्स मौजूद हैं कि जो लाइसेंस प्लेट हम या नंबर प्लेट जो हम देते हैं, इस वक्त हम दे रहे हैं गाड़ी को कि फ़लानी गाड़ी है, इसका चेसिस नंबर है, ये नंबर उसको लग गया। आइंदा हम ये करने जा रहे हैं कि जो नंबर प्लेट है वो ओनर बेस्ड होगी, कि गाड़ी के मालिक को दी जाएगी, वो बताएगा जी मैंने फ़लानी गाड़ी पे ये नंबर प्लेट लगानी है, जिस वक्त वो सेल करेगा तो वो नंबर प्लेट उतार लेगा और जो नया परचेज़र है फिर वो अपनी नंबर प्लेट लगाएगा उस पर। तो इस तरीके से ये होगा कि बगैर नंबर प्लेट के तो गाड़ी चूँकि ड्राइव नहीं हो सकती, तो जो नया परचेज़र होगा वो बाउंड होगा कि वो अपनी इंटीमेशन दे और अपना डाटा अपडेट कराए। तो इससे भी बेहतरी आएगी, ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी रहेगी। इसमें मतलब इसमें एक्चुअली रेवेन्यू तो आएगा, लेकिन हमारा कंसर्न रेवेन्यू की निस्बत इसमें अपना डाटा अपडेट करना कि गाड़ी जो इस वक्त जिसके पास है वो कौन है, ताकि किसी किस्म के क्राइम में इन्वॉल्व हो या किसी किस्म का भी इशू हो तो हमें उसे ट्रेस करना आसान हो जाए। और ख़ास तौर पे पुलिस और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उनके हवाले से ही हम ज़्यादा काम करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, रजिस्ट्रेशन बुक जो स्मार्ट कार्ड के थ्रू होगी, तो उसमें क्या होगा कि आप उसको स्वैप करेंगे और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो सिस्टम में आ जाएगी? एग्जैक्टली, ये भी उसी बात से ताल्लुक़ है जो मैं नाकों की बात कर रहा था जी, कि नाके पे आ गए, रजिस्ट्रेशन बुक निकाल रहे हैं, उसको चेक करवा रहे हैं उस, और रजिस्ट्रेशन बुक ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल ओनर के लिए रजिस्ट्रेशन बुक का हर वक्त अपने पास रखना एक इशू है, क्योंकि वो किताब की शक्ल में होती है। उसकी बजाय एक स्मार्ट कार्ड हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। उसमें जो रिक्वायर्ड डाटा है जो इमीडिएटली किसी जगह पे चेक करने के लिए चाहिए होगा वो तो उसके ऊपर विजिबल होगा, सही। उसके ऊपर ही प्रिंट होगा, नाम, गाड़ी का मेक, मॉडल, चेसिस नंबर, इंजन नंबर एक्सेट्रा, और बाकी इन्फॉर्मेशन बैक एंड पे मौजूद होगी, ताकि अगर किसी ने डिटेल मालूम करनी है तो फिर वो, और उसके लिए भी हम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैंने जैसे किया था यूज़ कर रहे हैं, तो खासी सादा और बेहतर, जिसमें फौरी तौर पे कनेक्टेड भी हो जाए, इवन आप मोबाइल तो एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन कौन से डिपार्टमेंट से हो रही है? ये हम कोशिश कर रहे हैं कि खुद ही करें। अच्छा, ये टोटल हमारी कोशिश ये है कि इन हाउस करें। वैसे तो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड खासा में असिस्ट करता है और खासी हमें हेल्प करता है, लेकिन डिपार्टमेंट की कोशिश है कि अपनी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करें। बिल्कुल सही, ताकि इन लॉन्गर रन जो है वो स्टेबिलिटी क्रिएट रहे। नाज़न, हम मज़ीद बातें भी करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे थे, साथ ही टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी है, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। मसूद साहब, आपको 26 साल हो गए इस फील्ड में और आपने बहुत सी चीज़ों को देखा है, बहुत से रूल्स चेंज हुए आपके सामने, बहुत सी पॉलिसीज़ नई बनी। टैक्सेशन के हवाले से एक जो बेसिक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ कि किस तरह लोगों को इस नेट में लाया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी से टैक्स देना शुरू कर दें। बड़ी अच्छी आपने बात की। एक्चुअली जो मेरी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस प्लस अगर आप अदरवाइज़ दुनिया में भी देखें तो टैक्स कलेक्टर दुनिया वो गवर्नमेंट का सेक्शन है जिसको सबसे बुरा समझा जाता है आम लोगों की नज़र में, क्योंकि बज़ाहिर ये होता है कि लोगों का ये ख्याल है कि ये हमसे ले रहे हैं और हमें दे कुछ नहीं रहे, मतलब जनरल सी सर्विसेज कोई नहीं दे रहे और पैसे ले रहे हैं। और वैसे भी अगर आप एक जनरल सी बात देखें ना, अगर आप एक शॉप पे जाते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आप उससे बार्गेन करते हैं, नहीं 500 की नहीं, ये 400 की है, और उसके वजह से एक चीज़ भी लेके आ रहे होते हैं। जबकि हमारी तरफ ये होता है कि हमने सिर्फ उस वक्त वसूल करना होता है, उस वक्त फौरी तौर पे जो पेयर है उसको एहसास नहीं होता कि इसके रिटर्न में उसको कुछ मिलना भी है, जबकि मिल रहा होता है वो दूसरे ज़राए से, दूसरी तरफ से। ऑब्वियसली जितना गवर्नमेंट, ऑब्वियसली ये सिर्फ पैसा आपके डिपार्टमेंट में तो नहीं जा रहा ना, ये तो गवर्नमेंट के खजाने में हमारे डिपार्टमेंट में तो रहता ही कुछ नहीं। ये टोटल जितना पैसा आता है ये गवर्नमेंट के खजाने में जाता है और फिर गवर्नमेंट उसका आगे यूटिलाइजेशन करती है अपनी सर्विसेज देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसमें जो पब्लिक को हम एक्चुअली मैसेज देना चाहते होते हैं कि ये जो टैक्स है ये आपकी अपनी फलाह बहबूद पे यूज़ होना है। अब एक मैं मिसाल देता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स है जी। प्रॉपर्टी टैक्स वो टैक्स है जो कि हम जिस इलाके से लेते हैं एग्जैक्टली उसी इलाके में वापस खर्च हो रहा होता है। अच्छा। हम ये लोकल गवर्नमेंट के बिहाफ पे लेते हैं और जिस टाउन से जितनी कलेक्शन होती है उस टाउन में 90% उसी टाउन को वापस जाता है, ताकि वहाँ पे जो भी उसकी लोकल गवर्नमेंट की अपनी सर्विसेज हैं, लाइक क्लीन वाटर है, सीवरेज है, सड़कें हैं, वो सारा उसमें यूज़ होता है। तो और इसमें अब मतलब हमने पहले भी कोशिश की और आइंदा भी हमारा प्लान है कि एक मीडिया कैंपेन चलाई जाए ताकि पब्लिक को ये पूरा एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और इसी में अब एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं हम लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर
इसमें कुछ रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बोस्टन, MIT से उनका ताल्लुक़ है, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से उनका ताल्लुक़ है। वो एग्जैक्टली अब लोगों को एक चॉइस देने लगे हैं। अभी पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ सर्कल्स में वो करने लगे हैं हम, तो उनको चॉइस का एक फॉर्म दे रहे हैं बाकायदा कि जी आप बताएं जी कि आप जब टैक्स पे करेंगे तो आप इन 4-5 सर्विसेज में से कौन सी सर्विस आप उसके रिटर्न में चाहते हैं। ठीक। तो उस इलाके से जो टैक्स आएगा गवर्नमेंट उतनी उसमें मैचिंग ग्रांट भी देगी। अच्छा। ताकि लोगों का एक एहसास हो कि हाँ जी हम जो टैक्स देते हैं वो हमारे ऊपर एग्जैक्टली ये फीलिंग अगर आ जाएगी तो फिर मेरे ख्याल से आप खुद ब खुद जो है वो टैक्स पे करना भी शुरू इंशाल्लाह ये एफर्ट है कि लोगों में। रिकवरी का तरीकेकार क्या होता है मसूद साहब? रिकवरी का हर टैक्स में होता है ये कि सबसे पहले एक डिमांड जनरेट की जाती है लोगों को, बल्कि अगर वैसे तो हर लेवी का एक डिफरेंट थोड़ा सा तरीका है। मतलब प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स में हम ये कहते हैं जी कि शुरू में आप अगर साल के शुरू में देते हैं तो आपको हम 5% रिबेट देते हैं बाकायदा। उनको चलान नोटिस चला जाता है, जो पेमेंट कर देता है उसको 5% रियायत मिल जाती है। जो मोटर टैक्स है उसमें हम 10% रियायत देते हैं अगर पहले महीने में कोई जमा कराता है। जब जमा नहीं कराते फिर उनको दोबारा नोटिस जाते हैं कि आपने चूँकि टैक्स पेमेंट नहीं की है तो काइंडली अपना टैक्स पे कर दें। तीसरी स्टेज पे फिर उनको कोर्सिव मेजर्स हम कहते हैं। उस कोर्सिव मेजर्स में जो ज़्यादा तरीक़ेकार हम अडॉप्ट करते हैं वो है प्रॉपर्टी की अटैचमेंट, तो प्रॉपर्टी को सील कर देते हैं टिल द टाइम उसका टैक्स पे हो। गाड़ियों के सिलसिले में जैसे आपने पहले बात की थी, खुद के नाके लगाए जाते हैं, जिसने टैक्स नहीं पे किया होता उसको हम गाड़ी को इम्पाउंड करते हैं, गाड़ी उस वक्त स्टेशन कर देते हैं जब तक उसका। प्रॉपर्टी टैक्स में क्या होता है? प्रॉपर्टी टैक्स में प्रॉपर्टी अटैच करते हैं। ठीक ठीक। जिस प्रॉपर्टी का अगेंस्ट टैक्स है उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का सामना तो बहुत करना पड़ता होगा क्योंकि रिकवरी डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आम लोगों से ही उनका पाला पड़ता है और रेजिस्टेंस भी उन्हीं की तरफ से आता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। उसमें एक्चुअली वैसे तो डिपार्टमेंट की अपनी स्ट्रेंथ भी है कि जिसको अटैचमेंट करते हैं तो एक रीज़नेबल फोर्स लेकर जाते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस का ख्याल हो वहाँ पे हम पुलिस से भी हेल्प लेते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट की एज ए होल पॉलिसी ये ज़रूर होती है कि इस नौबत तक बात पहुँचे ही ना। उससे पहले ही चलान्स के ज़रिए इवन स्टाफ जाके ओनर को कन्विंस करने की कोशिश करता है जी कि आपके खिलाफ ये इकदाम हो जाएगा, फिर प्रॉपर्टी के बाहर नोटिस छपा कर देते हैं। बहुत सी ऐसी मिसालें भी हैं, साल गुजर जाते हैं। कल अभी PCSIR लेबॉर्ट्री को सील किया गया, 12 साल से उसने प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया। PCSIR का इशू थोड़ा सा डिफरेंट है वैसे, क्योंकि उसका एक लीगल एस्पेक्ट भी था। ठीक। तो PCSIR का ये ख्याल है कि वो सेमी गवर्नमेंट अदारा है तो इसलिए उसको गवर्नमेंट की एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, जबकि डिपार्टमेंट का ये ख्याल है और लीगली नॉर्मली ऐसा होता है वैसे कि साल गुजर जाते हैं ताकि इस किस्म के केसेस में हो जाता है जहाँ पे लीगल डिस्प्यूट चल पड़ते हैं। इवन कोर्ट्स में लोग गए होते हैं, वो कोर्ट्स का फिर हमें चूँकि कंप्लाइंस करनी होती है, जब तक कोर्ट कोई फाइनल डिसीजन ना दे दे उस वक्त तक हम एक्शन नहीं लेते हैं। सही। तो PCSIR में भी यही था कि पहले नेगोशिएशंस चलती रही, लेकिन वो एक पीरियड खासा लंबा हो गया जिस पे ये करना पड़ा। अच्छा मसूद साहब, 26 साल दैट्स अ लॉन्ग टाइम, एक ऐसा ही लंबा अरसा होता है। कैसा एक्सपीरियंस देखते हैं आप? एक्सपीरियंस तो मैं होता है कि इसमें मेजर चीज़ यही है कि थैंकलेस नेचर की जॉब है, लेकिन इसी को हम एक खुशगवार भी बना लेते हैं। ठीक। कि एक असेसी आपके पास आए और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी की पूरी बात सुन लेते हैं तो उसी से उसका खासा मसला हल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो पर्सनली मैं अपने कोलीग्स को भी ये मशवरा देता होता हूँ, ख़ासतौर पे जो जूनियर्स को, कि जब भी कोई आदमी शिकायत लेकर आए, अपनी तकलीफ़ लेकर आए, तो उसको हमेशा ज़रूर पूरी बात सुनें, उसको टालने की कोशिश ना करें, उसको अवॉइड ना करें कि ये लोग तो बातें करते रहते हैं, क्योंकि वो जो आदमी आप तक पहुँचा है वो ऑब्वियसली नीचे से थक हार के पहुँचा है। तो अगर आपसे भी उसको बात सुनने का मौका नहीं मिलेगा, फिर आपके पास कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए उसको समझाने के लिए कि आपका ये इशू है। बड़ी अच्छी आपने बात की, और यकीन जानिए कि अगर मसला हल नहीं भी हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, तो भी आप सिर्फ उसकी बात सुन लेंगे तो वो अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में आता है। फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि मसले का हल भी निकल आता है। कई दफ़ा होता है कि जी कि उसके पास एक फॉर इंस्टेंस कोई एग्जम्पशन वो क्लेम कर रहा है, उसके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है, उसी पे बहस हो रही है, तो उसका एक हल होता है, उसको बता दिया जाता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट आसानी से इस तरह मिल सकता है, आप काइंडली ये कोशिश कर लें। या अदरवाइज़ बीइंग ऑफिसर अगर आपके पास एक इख्तियार है तो आप उसको यूज़ करें जब आपको पता है कि ये आदमी या ये जिसकी ग्रीवेंस है वो एक जेन्युइन आदमी है, तो उस रूम में। और फिर इसका जो अगला फ़ायदा होता है कि फॉर इंस्टेंस एक सिर्फ एग्जांपल के लिए बात करूँ कि किसी के अगेंस्ट 10,000 टैक्स है, तो आपका 10,000 का 10,000 स्टक हुआ है सिर्फ इसलिए कि उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। जब आप उसकी बात सुनते हैं, उसमें कोई गुंजाइश नज़र आती है, तो आपको एटलीस्ट उसका एक पार्ट मे बी 9,000 मे बी 8,000 वो आपको टैक्स भी मिल जाता है। तो एक गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, वो जो असेसी है वो भी खुश होकर गया, गवर्नमेंट के लिए उसके सेटिस्फेक्शन जो है वो दोनों एंड्स पर चली जाती है। कोई एक मैसेज जो आप लाहौरियों को देना चाहें
वो इट कैन बी फ्रॉम एक्साइज और टैक्सेशन, और ओवरऑल कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें? एक्चुअली अब तो चूँकि सारी उम्र डिपार्टमेंट में गुजर गई तो इसलिए डिपार्टमेंट की बात ही पहले हम करते होते हैं। तो यही रिक्वेस्ट हम हमेशा करते हैं कि ये जो आप टैक्स पे कर रहे हैं ये आपकी अपनी फलाह बहबूद के लिए, तो काइंडली इसको अपना एक फ़र्ज़ समझें, एक अपनी ज़िम्मेदारी समझें और इसको एक फलाह बहबूद का हिस्सा समझें। तो अपना टैक्सेस जो है वो टाइमली ज़रूर पे करें, ज़रूर अदा करें, और यकीन जानिए कि यही टैक्सेस का पैसा है जो घूम फिर के हमारी ही फलाह के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत शुक्रिया मसूद हक साहब, आप तशरीफ़ लाए, और आई रियली होप कि जितने आपने जो पॉइंट्स हमें काउंट कराएं कि कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स को, नंबर प्लेट्स चेंज की जा रही हैं, गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन बुक है उसका ऑल्टरनेट जो है वो लाया जा रहा है, इन शॉर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ाया जा रहा है, उससे हमें सहूलत रहेगी। आई रियली होप कि उस पर जल्द हम दरामद हो। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन अभी आपने कहीं जाना नहीं, क्योंकि मेरा शहर लाहौर अभी शामिल करेंगे और उसमें हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपको बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम बात करेंगे सबसे पहले मेरा शहर लाहौर से पहले भी एक छोटी सी चीज़ हमने ऐड ऑन करनी है। सब्ज़ी मंडी का रुख करना था लेकिन उस वक्त ब्रेकिंग आ गई, सो हम जा नहीं सके। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं क्या सूरत हाल है वहाँ पर, महंगाई कहाँ तक पहुँची है और क्या गरीबों को कोई रिलीफ दिया जा रहा है या नहीं। हसन बताइएगा, कहाँ पर मौजूद हैं आप, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुगलपुरा के इलाके में, और अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज कमी ज़रूर नज़र आती है, लेकिन अगर बात की जाए सरकारी नेफनामे के हवाले से, तो सरकारी नेफनामे के मुताबिक सब्जियाँ और फल जो है उनकी फ़रोख्त शहर भर में एक खाब है। यहाँ पे सरकारी नेफनामा पहुँचाया ज़रूर गया है, लेकिन उसके मुताबिक सब्जियाँ और फल जो हैं वो फ़रोख्त नहीं किए जा रहे, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और इस हवाले से जो शहरी हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि शहर के जिस भी इलाके में चले जाएँ वहाँ पर मनमानी कीमतों पर सब्जियाँ और फल फ़रोख्त किए जाते हैं, और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई भी इक़दाम नज़र नहीं आते। अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू 20 रुपये फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज जो है वो 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, टमाटर जो हैं वो 25 से 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन जो है वो 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, अदरक जो है वो 100 से 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, पालक 40 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, साग जो है वो 40 से 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, खीरा 30 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, लीमू 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, मटर 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, घिया कद्दू 50 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, टिंडियाँ 40 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं, मूंगरे 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं, फलियाँ 100 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं, मेथी 40 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जबकि अरबी जो है वो भी 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, भिंडी जो है वो 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, करेले 200 रुपये में, जबकि कचनार जो है वो 120 रुपये से लेकर 140 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह से सब्ज़ में जो है 100 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, शिमला मिर्च 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, बंद गोभी 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि फूल गोभी जो है वो भी 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, शलजम 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, चुकंदर जो है वो 50 से 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि अगर बात की जाए मूली की तो मूली जो है 20 रुपये फ़रोख्त की जा रही है, और गाजर भी 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि अगर फलों की कीमतों की बात करें तो उसकी भी यही सूरत हाल है। और मुख्तलिफ किस्म का सेब जो है वो 100 रुपये से लेकर और 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, मुकामी केला जो है वो 70 से 80 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि इंडिया और दीगर मालिक से आने वाला केला जो है 150 रुपये फ़ी दर्जन तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, अमरूद 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी जो है वो 100 से 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि अगर ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो ब्रायलर की रसद में कमी के बायस कीमत में इजाफे का जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी है, और गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज जिंदा ब्रायलर 2 रुपये इजाफे के बाद 132 रुपये, जबकि मुर्गी का गोश्त जो है वो भी 2 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद जो है वो 191 रुपये फ़ी किलो जो है वो हो गया है। ताहम जो फार्मी अंडे हैं वो 72 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से ही फ़रोख्त हो रहे हैं। जी, और अब हम सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। जी, मेरा शहर लाहौर में हमेशा राव जावेद इकबाल साहब जब हमारे साथ मौजूद होते हैं तो एक डिफरेंट सा टॉपिक लेकर आते हैं और मज़े मज़े के किस्से हमें सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है आपके? और नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक FE चौधरी है। ये हैं कौन? बहुत से लोग शायद जानते भी हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कौन है, क्या करते थे और उनका असल नाम क्या है। FE चौधरी चाचा जी, चाचा चौधरी जो हैं वो गुज़िश्ता सदी की एक पूरी लाहौर की तारीख़ थे और आज उनकी तीसरी बरसी है। अच्छा। चौधरी साहब जो हैं वो 1909 में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इनके वालिद जो थे वो वहाँ पादरी थे। आज उनकी कितनी बरसी है? आज तीसरी बरसी है। आज 15 मार्च उनकी वो है। तो वहाँ से जो है ये इनकी लाहौर आ गए और लाहौर नौलखा चर्च में वो पादरी थे इनके वालिद चौधरी साहब के। और इनकी रिहाइश जो थी वो मिशन रोड पे, और इनकी इब्तदाई तालीम जो है वो भी लाहौर में इन्होंने हासिल की।
और उसके बाद ये एफसी कॉलेज जो है उस वक़्त ये कनाल पे नहीं था, बल्कि ये बैंक स्क्वायर की जगह पे था, तो वहाँ से ये पढ़े। 1922 में इन्हें फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ हुआ और इन्होंने शंकर दास एंड कंपनी माल रोड पे एक फ़ोटोग्राफ़ी की दुकान थी और वो वाहिद जो था वो इदारा था फ़ोटोग्राफ़ी का लाहौर में, तो उनके इश्तिहारात अखबार में चलते थे। तो चौधरी साहब बताते हैं कि मैंने वो इश्तिहार पढ़ के, तो उस वक़्त कैमरे की कीमत जो थी अच्छे कैमरे की वो 5 रुपये थी, तो इन्होंने इश्तिहार पढ़ के और वो कैमरा 5 रुपये अच्छे कैमरे की थी और वो कैमरा मंगवा लिया, लेकिन इनको ऑपरेट करना नहीं आ रहा था वो। तो फिर इन्होंने उनको ख़त लिखा कि इसका तरीक़ाकार बताया, तो उन्होंने कहा कि 25 पैसे यानी उस वक्त की जो चवन्नी थी वो आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, हम आपको एक रहनुमाई कैमरा जो है वो एक किताबचा भेजेंगे। तो इन्होंने फिर वो किताबचा मंगवाया और उसके ज़रिए फिर उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो शुरू की। तो 1935 में शौक के तहत जी शौक के तहत उस वक्त जो है मिंटो पार्क में दशहरे का बहुत बड़ा मेला लगता था, तो उसमें पूरा एक लंका शहर बसाया जाता था और पूरी एक वो जो एक्टिविटी उस दौर की हिंदुओं की वो त्यौहार की थी वो होती थी। तो उसमें जो रावण का मुजस्मा होता था उस पे जो एक वर्क चढ़ा होता था वो था गोल्डन कलर का, तो वो कैमरे की तस्वीर में वो वर्क नहीं आता था और तस्वीर जो थी वो ब्लर हो जाती थी। अच्छा, उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थी? हाँ, ब्लैक एंड वाइट थी और नेगेटिव जो थे वो भी एक ये तरीका नहीं था जिस तरह आजकल तो बहुत आसानी हो गई है ना कि आप हर चीज़ फिक्स है उसमें और डिजिटल हो गया, तो उस तरह से नहीं था। तो वो तस्वीर उस वक़्त के जो फोटोग्राफ़र थे राजगोपाल, वो बड़े सीनियर फोटोग्राफ़र थे। तो चौधरी साहब जब बताते हैं कि मैं वो तस्वीर खींच रहा था तो मुझे वो कहने लगे कि चौधरी ये तस्वीर तो इससे नहीं बन सकती, तो ये ब्लर हो जाएगी। तो जिस वक्त वो चला गया तो ये कहते हैं कि मैंने इसी तरह से, क्योंकि ये अखबारात का मुताला करते थे, तो उस वक्त एक जिस तरह से इन्होंने रहनुमाए फ़ोटोग्राफ़ी एक किताबचा मंगवाया, तो इन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा था कि एक ऐसा आला जो है उस दौर में वो आया था कि जिससे जो ब्लर होने से तस्वीर बच सकती थी, तो वो इनके पास था। वो कह रहे मैंने उस चीज़ को कैमरे के आगे फोकस का हाँ वो आला लगा के और मैंने उसके जाने के बाद वो तस्वीर बनाई और वो तस्वीर बड़ी अच्छी बनी। तो वो सिविल एंड मिलिट्री गज़ट उस वक्त का जो सरकारी अखबार था और इसका जो दफ्तर था वो पैनोरामा सेंटर जो है ये सिविल एंड मिलिट्री गज़ट के दफ्तर को गिरा के यहाँ बना है। अच्छा। यहाँ था। तो कहते हैं कि मैंने वहाँ तस्वीर भेज दी, तो उनकी तस्वीर चौधरी साहब की पहली तस्वीर जो थी वो 1935 में वो छपी और वो जो राजगोपाल था वो बड़ा बाद में हैरान हुआ छपने के बाद कि ये आपने किस तरह उतारी, और ये नहीं बताया था उन्होंने कि मैंने ये कैसे किया। तो वो उनकी पहली तस्वीर थी, वो किसी एक बड़े अखबार में छपी। उसके बाद होता ये था कि उस वक़्त फ़ोटोग्राफ़र जो थे अपनी तस्वीरें किसी भी अखबार को देते थे और जो तस्वीरें छप जाती थी उनके पैसे उन्हें मिल जाते थे। इसके बाद पूरे जो है लाहौर के और बल्कि हिंदुस्तान के अखबारात में चौधरी साहब की तस्वीरें छपनी शुरू हो गई और 1936 में जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर आए तो बादशाही मस्जिद में एक तारीख़ी ख़ताब था उनका, तो उस मौके पे भी चौधरी साहब ने कायदे आज़म की तस्वीर उतारी और वो बड़ा उन्हें फ़ख्र था कि वो तस्वीर उस मौके पे सिर्फ चौधरी साहब ही थे उन्होंने वो बनाई। उसके बाद बेशुमार इज्तिमात में तहरीक आज़ादी के हवाले से तो बहुत सारी तस्वीरें मुख्तलिफ मौके पे चौधरी साहब ने बनाई। तो इस तरह से इनका एक सफ़र, मतलब पार्टीशन की जो मेजर कलेक्शन होगी तस्वीर में उनमें तो चौधरी साहब की बहुत बड़ी कलेक्शन होगी। बल्कि उसमें ना एक थोड़ा सा मिसहैप हुआ कि जो राजगोपाल वही फ़ोटोग्राफ़र था, तो चौधरी साहब बताते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान बना तो वो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन जो है ये DAV कॉलेज था, तो यहाँ कैंप लगा हुआ था, तो उस कैंप में वो मुकीम था, तो चौधरी साहब उससे मिलने गए थे। अच्छा। तो उसने बताया कि मेरी 2 बोरियां जो हैं नेगेटिव की वो भरी पड़ी हैं, जो क्या मैं लाहौर के दौरान उन्होंने जो फ़ोटोग्राफ़ी की थी, तो वो अगर मेरे तक पहुंच जाएं तो मैं उनको ले जाऊं, वो मेरा बड़ा सासा है। तो चौधरी साहब ने वो दोनों बोरियां उसकी दुकान से निकलवा के और उस कैंप तक पहुंचाई और इस वजह से वो अपनी उन दोनों नेगेटिव की बोरी, बड़ा सासा था वो भारत ले जाने में कामयाब हो गया। तो जिस वक्त पाकिस्तान बन गया तो चौधरी साहब जो थे वो पाकिस्तान टाइम्स में जो है एज ए फ़ोटो जर्नलिस्ट मुलाजम हो गए। तो फैज़ अहमद फैज़ जो थे वो पाकिस्तान टाइम के एडिटर थे। तो उस वक्त ज़रूरत पेश आई कि जो हिजरत के हवाले से और ये सारी तस्वीरें थी वो जमा की जाएँ। तो फिर चौधरी साहब ने फैज़ अहमद फैज़ साहब को बताया कि इस तरह से राजगोपाल के पास वो नेगेटिव हैं और मैंने इस तरह से भेजे थे। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी और राजगोपाल ने वो तस्वीरें बना के प्रिंट उनके और पाकिस्तान टाइम के एड्रेस पे चौधरी साहब के पास भेजे। अच्छा।
उन पे 200 रुपया ड्यूटी लग गई, कस्टम ड्यूटी। तो वो कस्टम ड्यूटी जो है चौधरी साहब बताते थे कि मैं तो पे नहीं कर सकता था उस दौर में, वो 200 रुपया बहुत रकम थी। तो पाकिस्तान टाइम भी उनको ना दे सका, तो वो तस्वीरें जो थी वो वापस चली गई और बड़ी कोशिश की गई कि वो कस्टम वाले तस्वीरें दे दें और बताया गया कि ये कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होनी, ये तहरीक आज़ादी के हवाले से और उससे पहले की कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि जी ये पाकिस्तान का लॉ है तो इस तरह से हम ये नहीं दे सकते, ये वापस जाएंगी, और वो वापस भारत चली गई। अच्छा। तो उन तस्वीरों का बड़ा चौधरी साहब को दुख होता था कि अगर वो तस्वीरें होती तो वो बड़ा एक रिकॉर्ड था, असासा होता, एक रिकॉर्ड होता पूरा। तो चौधरी साहब ने जो चीज़ें मुतारफ़ करवाई फ़ोटो जर्नलिस्ट इस हवाले से, वो ये कि पहले ऐसे नहीं होता था कि साल का जो आखिरी सूरज गरूब होता है तो उसकी नहीं छपती थी, उन्होंने मुतारफ़ करवाया। फिर नए साल का जो आगाज़ होता है सुबह के वक्त जो तस्वीर थी वो दी। इन्होंने भट्टा मज़दूरों की तस्वीरें दी। इन्होंने मुख्तलिफ, अगर अंधेरी चली है लाहौर में, कोई बारिशें आई हैं, तूफ़ान आया है, या सैलाब के दिनों में जो 51 का और 53 का जो फ्लड था उसकी बड़ी कवरेज की, मुख्तलिफ इन्हें असनाद मिली। तो इस तरह से इन्होंने हर फिर ये कि तारीख़ी इमारात और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब बहुत जदीद चीज़ें जो हैं वो उन्होंने इंट्रोड्यूस भी कराई और अपनी खिदमत भी सरअंजाम दी। और फिर ये कि इनके 3 बेटे थे और तीनों बेटे जो है वो एयरफोर्स में हुए, और सीसल चौधरी जो इनके नाम पे एक सड़क भी लाहौर की है, वो विंग कमांडर थे और उनकी लाहौर में उनकी लाहौर में उनकी बड़ी खिदमत और 65 की और 71 की जंग में उनका बड़ा अहम रोल रहा। बहुत अच्छी लगी आपकी ये स्टोरी और आज की हमने जो हिस्ट्री डिस्कस की, लेकिन टाइम मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।